जय हिंद। इस वीडियो में हम डीप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं फिजिक्स सेक्शंस का। ठीक है, देखिए आप ये कंफर्म मानो अब, ठीक है, कि आपका 17 जो आपका नवंबर है आपका एग्ज़ाम हो रहा है। दैट मीन्स आपके पास जितना भी, ठीक है, ये जो आपका ड्यूरेशन बचा है, स्पेन ऑफ टाइम बचा है, हर एक दिन को आप प्लान कर लो। ठीक है, जो भी बीपीएससी के लिए सीरियस कैंडिडेट है मैं उनको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो भी टाइम बचा हुआ है आप प्लान कर लो, हर एक दिन का आप प्लान कर लो। और एक दिन पहले आप ये भी प्लान कर लेना, जैसे कि कल का प्लान अगर आपको बनाना है तो आज ही आप बना लो कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्योंकि अभी ये रिवीजन पीरियड चल रहा होगा, मैक्सिमम चीज़ें आपने कर लिया होगा, तो कल जो मैं 4 टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, मान लीजिए कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ने वाले हो। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए उसी चीज़ को आप रिवीजन करोगे। ठीक है, मान लीजिए आपने क्विट इंडिया को आपको रिवीजन करना है, गवर्नर जनरल को आपको रिवीजन करना है, ठीक है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिवीजन करना है, तो 4 टॉपिक आपने लिख लिया कि हाँ ये मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कल का रूटीन आज ही से बना लीजिए और हर एक टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि यही जो लास्ट टाइम होता है ना, चाहे आप कोई भी एग्जाम देखो, ये लास्ट टाइम ही डिसाइड करता है कि आप एग्जाम निकाल रहे हो कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक और चीज स्पेशली मैं बता दूं, जो भी साइंस का पार्ट है स्पेशली, ठीक है, उसके बाद हम एक चीज में आपको और बता देते। देखो इस बार जो मतलब जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। ठीक है, ये 1/3 है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो आप ये समझो कि जनरल का कटअप, ठीक है, 100 तक रह सकता है। ठीक है, 100, 102, 103, तो आप बस इतना टारगेट करो कि आपका टारगेट होना चाहिए 105। ठीक है, अब ये कैसे 105 आएगा, ये कुछ दिन में मैं आपको पूरा टाइमलाइन और एक जो होता है ना रोड मैप मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आता है, हमारा टारगेट है 105 का। ठीक है, 105 एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते। ठीक है, 100 से लेके 105 के बीच में हमारा टारगेट है। ठीक है, और ये टारगेट हम लोग कैसे अचीव करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वन मोर थिंग, आप नीचे लिंक है तो स्टेटस के क्वेश्चंस आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम वही स्टेटस के क्वेश्चंस डाल रहे हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन डाल रहे हैं जो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चंस है। और वो सब टॉपिक ऑलरेडी दरोगा में पूछा गया है। जैसे कि मैंने आपको मैग्नेटिज्म का डाला था, तो मैग्नेटिज्म ऑलरेडी दरोगा में भी पूछा गया था, सेम चीज। ठीक है, कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय, जो आप हिंदी में भी आप पढ़ते हो इसको, जो दोनों तरीके से मैंने आपको पढ़ा है, और सेम टॉपिक आपको। तो ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एनालिसिस डालूं, जो भी क्वेश्चंस डालूं, आप स्टेटस में उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उसके एक्सप्लेनेशन को आप लिख लेना। ठीक है, तो नीचे लिंक है, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा और नंबर सेव कर लीजिएगा स्टेटस देखने के लिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ये फिजिक्स का। आप मान के चलो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है वो साइंस एंड टेक से आता है, साइंस एंड टेक। ठीक है, जैसे आप 20 से 22 क्वेश्चन, 18 से 22 क्वेश्चन आप मान के चलो कि वो डायरेक्टली कोर जो आपका मैथ्स होगा, मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनसे आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस होगा, इंक्लूडिंग बोटनी। अब कुछ आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपको करंट को मिला के, मतलब ओवरऑल आप 30 क्वेश्चंस आप मान के चलो। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है वो साइंस एंड टेक से आता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग साइंस एंड टेक स्टार्ट करें। आज जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो है हमारा फिजिक्स का। और एनालिसिस मतलब ये नहीं कि हम ये सिर्फ आपको बताएं कि ये टॉपिक पढ़ना है, हम डीप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। इससे ज़्यादा अब आपको नहीं पढ़ना है और यही आपको एनालिसिस करना है। 6 से 7 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से आने का पूरा संभावना है, तो 6 से 7 क्वेश्चंस पूरा का पूरा आपको पूरा संभावना है कि इसी टॉपिक से आपका आने वाला है। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हुए हैं आपके बीपीएससी में इसी से आए हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपको याद रखना है यूनिट एंड डायमेंशन। बट याद रखिएगा, डायमेंशन से कभी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, हमेशा यही चीज मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, जो भी मैं यहां बताऊंगा याद रखिएगा, ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद हम सिर्फ आपको टॉपिक नहीं बताएंगे, टॉपिक में भी सब टॉपिक, और सब टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है हम वो आपके सामने रखने वाले, तो एकदम शांतिपूर्वक आप देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इकाई और आयाम। ठीक है, दैट मीन्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो मेन आपको फोकस रखना है वो आयाम पे नहीं रखना है, दैट मीन्स आपको इकाई, दैट मीन्स आपको यूनिट वाले पे फोकस रखना है। हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है इसका। और ये सोर्स, आपको एक और चीज बता दूं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं एक जगह बता दूंगा, ये सब चीज आपको मिल जाएगा, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहो। ठीक है, बस ध्यानपूर्वक सुनते चीज। इसके बाद है सबसे पहले यूनिट। अब यूनिट में याद रखिएगा, ठीक है, बेसिक तो सबको पता होता है कि करंट का एम्पेयर होता है। ठीक है, ये सब बेसिक सबको पता। आप रेजिस्टेंस का क्या होता है, मतलब प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है। तो अब जो जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं वो तो आप याद करोगे, साथ में कुछ यूनिक जो
आपको जो पूछ लिए जाते हैं वो भी आपको याद करना, ये सब आपको मिल जाएगा। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक आपको याद करना है यूनिट, जैसे कि करंट का एम्पेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वोल्टेज का वोल्ट में आप नापते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका रेजिस्टेंस हो गया उसको आप रेजिस्टेंस में, जो रेजिस्टेंस हो गया उसको आप ओम में नापते हो। रेजिस्टेंस का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, आपका कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो उसको किस में नापते हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यूनिट जो है आपका, ठीक है, वो आपको यूनिट पढ़ लेना है। जैसे कि करंट का पूछा गया एम्पेयर है, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, तो 9.46 10 टू पावर 15 होता है। हर्ज किसका यूनिट है, तो आपका ये फ्रीक्वेंसी का है। तो ये जितने भी है, जैसे लाइट ईयर हो गया, हर्ज हो गया, करंट हो गया, ये सब चीज पूछा गया है। ये क्या है, ये यूनिट से है। तो पहला आपने टॉपिक क्या समझा जो इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट एंड डायमेंशन में, इकाई और आयाम में याद रखिएगा, आपको फोकस रखना है यूनिट पे, ठीक है, यूनिट पे। अब एक चीज और याद रखना, 7 फंडामेंटल यूनिट, हमारा 7 जो है मूल इकाई है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसका क्या क्या यूनिट है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, मिनट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आपको दिमाग में, तो जो आपका 7 मूल इकाई है 7, ठीक है, ऐसा यूनिट जो है 7, आपका जो ऐसा यूनिट है 7 जो मूल इकाई है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद यूनिट, पहला मैंने क्या बताया, यूनिट में जितना भी आपका जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो इकाई होते हैं वो आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि करंट को किस में नापते हैं, डिस्टेंस को आपको, लाइट ईयर किसका है, हर्ट्ज किसका है, तो फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। इस टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, जितना भी फंडामेंटल आपका जो मूल इकाई है, फंडामेंटल जो आपको यूनिट है वो आपको सातों आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा इवन, वो क्या है आपका, वो क्या है, एक मिनट, वो है आपका, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि नैनो क्या होता है, ठीक है। नैनो को अगर हम लोग मीटर में लिखे तो 1 नैनो कितना होगा, तो होगा 10 टू पावर -9, ठीक है। उसके बाद एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में लिखे तो कितना होगा, 10 टू पावर -10। उसके बाद जेप्टो को अगर हम लोग मीटर में लिखे तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -21। तो ये जो नैनो होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, जेप्टो होता है, योटो होता है, तो इसका पावर आप देख के जाना, ये वाला भी एक आपको करके जाना है। तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन में क्या करके जाना है, यूनिट करके जाना है। जैसे कि करंट का हो जाता है एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज का हम वोल्ट में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में लिखते हैं, डिस्टेंस जो आपका लाइट ईयर है ये भी आपका डिस्टेंस का ही यूनिट है, ठीक है। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 पैरासेक कितना होता है। तो ये जो यूनिट वाला पार्ट है ये आपको करके जाना है। साथ में आपको फंडामेंटल यूनिट करके जाना है। और तीसरा मैंने बताया ये जो पावर वाला 1 पिको कितना होता है, 1 पिको कितना होता है, तो 10 टू पावर -12 होता है। 1 नैनो कितना होता है, 10 टू पावर -9 होता है। उसके बाद एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं, तो 10 टू पावर -10 लिखते हैं पावर में, ठीक है। उससे जेप्टो कितना होता है, तो 10 टू पावर -21 लिखते हैं। तो ये सब जो यूनिट कन्वर्जन है, बस ये वाला, ये बस आपको यूनिट से करके जाना, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसका वीडियो जो है आपको मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, सब एक ही जगह मिल जाएगा। 2 चीज़ बस, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ आपको देखना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपका यूनिट डायमेंशन में आपको यूनिट पढ़ना है, ठीक है। 7 फंडामेंटल, 7 जो मूल मात्रक है वो पढ़ना है। नैनो, पिको, जेप्टो क्या होता है वो आपको पढ़ना है। और एक चीज़ और आपको पढ़ना है, हमेशा पूछा जाता है सदिश एंड अदिश राशि, ठीक है। डेट मीन्स जो सदिश, डेट मीन्स आपका वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, सदिश एंड अदिश राशि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि पूछ लिया था टॉर्क जो है आपका, ठीक है, टॉर्क कैसा है, एक आपका क्या स्केलर है कि वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए टॉर्क जो है वेक्टर। तो इसका भी मैंने स्टेटस में डाला था। ये जितने टॉपिक है ना, मैं इसको लोग क्विक रिवीजन स्टेटस से क्वेश्चंस वाइज में आपको करवा दूंगा, ठीक है। मतलब करवा ही रहा हूँ, करवा क्या दूंगा, बस आपको थोड़ा डेडिकेट होकर फॉलो करते हैं। स्केलर वेक्टर आप पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। हर बार स्केलर एंड वेक्टर से आपको क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट हो गया आपका स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक टॉपिक आपको याद रखना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपको पूछ रहा है वेंचुरी मीटर जो है वो क्या नापता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर सबको पता है। हाइड्रोमीटर क्या नापता है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, वेंचुरी मीटर क्या नापता है, कैस्कोग्राफ क्या नापता है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है आप घबराओ नहीं, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। मैं बस अभी एनालिसिस कर दे रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ते हो बस ये टॉपिक आपको करके जाना है, 6 से 7 नंबर। तो नेक्स्ट आप करोगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने का जितना भी उपकरण है वो आपको नेक्स्ट करना है। हाइग्रो हो गया, हाइड्रो हो गया, आपका लैक्टो हो गया, ठीक है,
उसके बाद प्लेनियोमीटर हो गया, ठीक है, कैस्कोग्राफ हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, ये सब जो है आपको करना है। पोटेंशियोमीटर हो गया, एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया आपका, ये सब, ठीक है, तो ये करना है। तो नेक्स्ट हो गया आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका लाइट। हर एग्जाम के लिए, अगर इंडिया में कोई एग्जाम हो और फिजिक्स का अगर बात आएगा तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट के कारण ही हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं। अगर लाइट नहीं होता तो ये चीजें संभव ही नहीं होता। तो लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लाइट में पढ़ना क्या है, देखिए, तो सबसे पहले आप लाइट का प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ठीक है, कि लाइट का क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंग है, सबसे पहला पॉइंट। तो जितने भी इसके प्रॉपर्टी है पहले आप ये पढ़ोगे कि लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी है। दूसरा, इसका कनेक्शन जो है आप बेसिकली, ठीक है, लाइट का प्रॉपर्टी में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि इसका जो स्पीड है कहाँ कहाँ कितना होता है। जैसे कि इसका निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। इसका स्पीड कैसे घटता है, तो जैसे जैसे जो आपका जो भी माध्यम, जिस माध्यम में वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, जिस माध्यम में वो ट्रेवल करेगा उसका जितना वो डेंसर होगा, जितना वो सघन होगा, ठीक है, जितना वो डेंसर होगा उसका स्पीड उतना घटते जाएगा। तो किसी भी मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद रखिएगा, ये भी दरोगा में पूछा गया था इसी टाइप से। देखो जो टॉपिक जो रहते हैं ना ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है, बस थोड़ा लेवल ऊपर नीचे कर दिया जाता है। इसमें अब क्या हो रहा है कि बीपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कंसेप्चुअल भी बोलोगे तो एप्लीकेशन बेस्ड में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, लाइट में आप प्रॉपर्टी पे फोकस रखोगे, ठीक है, कि जैसे क्या ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, ये निर्वात में भी गमन करता है। और जो इसका जो स्पीड जो डिपेंड होता है, ठीक है, जो स्पीड जो डिपेंड होता है जिस मीडियम में ट्रेवल करता है उस पर भी डिपेंड होता है। अगर ये एकदम डेंसर मीडियम में है तो इसका स्पीड घटेगा। तो स्पीड जो होता है लाइट का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तांक पे डिपेंड करता है। किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तांक ज्यादा है तो स्पीड उसका कम होगा। तो पहले तो आप प्रॉपर्टी पढ़ लोगे इसका। दूसरा आपको इसका पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके इसको फेनोमिनन होते हैं। जैसे कि आपको पूछ दिया जाता है, दरोगा का अगर पाठ करें तो पूछ लिया जाता है कि जो सूरज निकलने से पहले, ठीक है, और डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है, दरोगा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। या अगर वही बीपीएससी में आए तो सेम क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ लिया कि जो पानी में है, ठीक है, तो पानी पे जब हम लोग तेल जब देखते हो तो वो कलरफुल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो दैट मीन्स इंटरफेरेंस का कारण, ठीक है, किसके कारण, इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है, विवर्तन के कारण। तो एक और क्वेश्चन इससे जुड़ जाता है, जो हमारा जो बबल होता है सोप का, साबुन का जो बबल होता है वो कलरफुल दिखता है, तो क्यों दिखता है, वो भी इंटरफेरेंस विवर्तन के कारण। तो इस टाइप के क्वेश्चन फेनोमेना एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, समझ में आया, मतलब अपवर्तन से क्या होता है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन से क्या होता है, रिफ्रैक्शन से क्या होता है, प्रवर्तन से क्या होता है, अपवर्तन से क्या होता है, ये जितने भी फेनोमेनन वाला चीज है ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्शन से क्या होगा, रिफ्रैक्शन से क्या होगा, स्कैटरिंग से क्या होगा, डिफ्रैक्शन से क्या होगा, इंटरफेरेंस से क्या होगा। तो ये सब चीज आपको देखना है, ठीक है, प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ठीक है, ये सब हिंदी में आप समझते हो, तो ये सब चीज भी आपको देखना है। तो लाइट में क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी देखना है, ठीक है, प्रॉपर्टी देखना है। दूसरा मैंने इसका बोला जो घटना होता है, ये सब इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, ये देखना है। प्रकाश का गुण देखना है, आपको ये चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने ये भी बताया, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बीपीएससी टीचर में पूछा गया था कि फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स, जो फ्लक्स आपको पता होगा, लाइट में एक फ्लक्स होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πI। अगर इंटेंसिटी अगर दिया हुआ है, किसी लाइट का अगर इंटेंसिटी, तीव्रता अगर दिया हुआ है तो उसका फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो 4πI। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। बाकी जो लाइट का जो है आपका कैसा रिलेशन होता है आपका अपवर्तनांक, दैट मीन्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो ये सब रिलेशन आपको देखना है, ठीक है। मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको करना क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट आपको उसी तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वो है आपका क्या आता है, लाइट में एक और टॉपिक आपको छोटा सा टॉपिक है, ये लाइट वाले चैप्टर में ही पढ़ाया गया, ठीक है, ये वीडियो में ही मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंग, आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आपको पढ़ के जाना है, ठीक है।
कि जैसे कि आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है ये गामा में होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें होता है, गामा में होता है, बट सबसे कम उसमें क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है। ये सब चीज़ मैंने समझाया है। तो आप यहाँ से गामा से स्टार्ट करोगे, ठीक है, गामा रे से स्टार्ट करोगे और पूरा का पूरा लास्ट तक रेडियो वेव से जाओगे, माइक्रोवेव तक जाओगे इधर। तो जैसे ही आप गामा आते हो, उसके बाद एक्सरे आते हो, उसके बाद अल्ट्रावायलेट आते हो, उसके बाद विजिबल आते हो, उसके बाद इंफ्रारेड आते हो। तो जैसे जैसे इधर से आते हो तो क्या होता है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य बढ़ते जाता है। बट जब भी हम लोग इधर से आते हैं तो क्या होता है, उसका एनर्जी घटते जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेफ्ट से अगर हम लोग राइट से अगर हम लोग लेफ्ट आते हैं, डेट मीन्स आपका गामा से इस तरीके से आते हैं, नीचे आते रहते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपको पढ़ना है। इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो विजिबल रे होता है, जो दृश्य दिखाने वाला, जो आपका दृश्यमान, जो आपका जो विजिबल रे जो होता है उसका स्पेक्ट्रम कितना होता है, ठीक है, तो वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से आपका 7600 एंगस्ट्रॉन। इसको आपको हो सकता है नैनोमीटर में भी दे दे, ठीक है, तो 390, ठीक है, 390 नैनो, ठीक है, नैनोमीटर से आपको 760 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है, 390 या 380 कुछ भी हो, 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। तो ये आपको विद्युत चुंबकीय भी आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका साउंड। अगेन जैसे हमने लाइट पढ़ा, लाइट का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक है, कि क्या क्या उसका बेसिक जितना भी प्रॉपर्टी होता है। जैसे साउंड, जैसे कि लाइट जो था वो निर्वात में गमन कर सकता है, पर जो साउंड है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग था, ठीक है। बट ये क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपका यांत्रिक तरंग है, डेट मीन्स आपका मैकेनिकल वेव है, ये निर्वात में गमन नहीं कर पाएगा। मैंने ये भी समझाया कि जो आपका साउंड जो है ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, दाब पे इसका जो डिपेंड नहीं होता है, इसका जो स्पीड है कभी भी दाब पे डिपेंड नहीं करता है आपका साउंड, ठीक है। इसका आपको ये चीज याद रखना है। प्लस ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोई अगर मॉइस्ट एयर है, ठीक है, भीगा हुआ हवा है, उसमें इसका ज्यादा स्पीड होगा कंपेयर टू ड्राई एयर में, ठीक है। तो जितने भी इसके प्रॉपर्टी बन सकते हैं वो चीज आपको याद रखना है साउंड में। उसके बाद ये तो बेसिक प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन आ जाता है। एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ना है, सिंपल है। जैसे कि एप्लीकेशन में क्वेश्चन क्या पूछ लिया था कि जब बहुत सारे म्यूजिशियन लोग बैठते हैं, ठीक है, तो सब लोग अपना तार मिलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई गिटार बजा रहा है तो वो अपना मिला रहा है, ट्विन कर रहा है, ठीक है, सब लोग ट्विन करते हैं अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट, क्यों, ताकि सबका फ्रीक्वेंसी एक जगह मिले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक जगह एक जैसा हो जाए, ताकि एक जैसा आपका टोन निकले, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका एप्लीकेशन आप देख लेना, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा वाला एप्लीकेशन आ गया था कि फ्रीक्वेंसी सब लोग मिलाते हैं अपना बैठ के, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट होता है। उसी तरीके से किसी का तारत्व, पीच जो होता है, लड़कियों में पीच ज़्यादा होता है, तो पीच जो डिपेंड होता है किस पे डिपेंड होता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। वही जो आपका लाउडनेस होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है। तो ये सब जैसे कि लाउडनेस हो गया आयाम पे डिपेंड करता है, पिच जो हो गया आवृत्ति पे, तारत्व जो होता है आप आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ऑर्केस्ट्रा वाला जो बेसिकली मिलाते हैं स्टार्ट करने से पहले, तो क्या फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो मिलाते हैं। उसके बाद अल्ट्रासोनिक, मतलब जैसे इंफ्रासोनिक हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, तो ये सब पढ़ लेना। प्रासरव्य तरंग क्या है, तो ये सब जितने भी अल्ट्रा इंफ्रा ये सब पढ़ लेना। बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ना है जो मैंने आपको बताया था। इसमें अगेन इसका प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका यूज पढ़ लीजिएगा और अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंफ्रासोनिक वेव के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रासरव्य तरंग क्या होता है, ठीक है, उससे नीचे वाला को क्या कहते हैं। हम लोग 20 जो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टी आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्रेविटेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन देखो, जितना मैं बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, बस मैं आपको एनालिसिस करते रहूँ। देखो उसके बाद ग्रेविटेशन में अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगला बार पूछ लिया था कि जब दो बॉडी फ्री फॉल में गिरता है, क्या मैंने बोला, जब दो बॉडी फ्री फॉल में गिरता है मतलब मुक्त अवस्था में गिरता है, तो इसमें क्या जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब दोनों में सेम रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जब कोई मुक्त अवस्था में गिरना है, जब फ्री फॉल में गिर रहा है, दैट मीन्स वहां कोई आपका गुरुत्वाकर्षण का बात ही नहीं हो रहा है, वो फ्री फॉल में गिर रहा है, तो दैट मीन्स उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। अगर वेलोसिटी सेम नहीं होगा तो सिंपल है, कोई पहले गिर जाएगा कोई बाद में गिरेगा, बट वो फ्री फॉल में गिर रहा है, दैट मीन्स वो मुक्त अवस्था में गिर रहा है, दैट मीन्स वहां ग्रेविटेशन नहीं है। ये सब चीज आपको समझाया हुआ है बहुत ही अच्छे से। तो ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण, आपको पढ़ता है बेहतरीन तरीके से। हमने आपको समझाया है कि कैपिटल जी, ठीक है, और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और आपका गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक, ठीक है, दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और आपका
कैपिटल जी मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो स्मॉल जी मतलब होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक और आपका गुरुत्वाकर्षी त्वरण। याद रखिएगा ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, ठीक है, कौन सा आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पर जो स्मॉल जी जो होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षी त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका सदिश राशि है, दैट मीन्स ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बहुत ही अच्छे से पूरा ग्रेविटेशन आपको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है ग्रेविटेशन। और लिफ्ट वाला कंसेप्ट भी आपको कर लेना, लिफ्ट वाला भी कंसेप्ट आपको कराया गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग मोशन। मोशन में अगर गति में हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो न्यूटन का 3 लॉ है, लॉ 1, 2, 3। पहला लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और पहला लॉ जो है जड़त्व का लॉ, दैट मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको गैलीलियो ने दिया था। तो पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है और तीसरा लॉ क्या है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इसका एप्लीकेशन याद रखना है। जैसे कि पहले मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट लॉ होता है उससे हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, पर जो दूसरा लॉ होता है उससे हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है या क्वांटिटिव वैल्यू मिलता है। और जो तीसरा लॉ है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, तो हमें रॉकेट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको देख लेना है, गुरुत्वाकर्षण आपको देख लेना है। उसके बाद न्यूटन का तीनों लॉ देख लेना है। और एक और देखिएगा, मोशन में जब आप पढ़ोगे, दैट मीन्स जब आप गति पढ़ोगे तो उसमें एक कंसेप्ट आता है पेंडुलम का। इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया। सबसे पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, तो 2π/√Lg, ठीक है। इसका आप कैसे कैसे टाइम पीरियड जो होता है, ठंडा में क्या होता है, इसका टाइम पीरियड घटता है कि बढ़ता है, गर्मी में क्या होता है, इसका बढ़ता है कि घटता है, तो ये सब चीज़ आपको देखना है। और याद रखिएगा जो टाइम पीरियड है यहाँ 2π ये कांस्टेंट है, जी भी यहाँ कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो चेंज होता है इसका लेंथ चेंज होता है। तो गर्मी में क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गर्मी में क्या हो जाएगा, ये सुस्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। वही ठंडा में क्या होगा, एल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये जल्दी ये करेगा, तो ठंडा में क्या हो जाएगा, ये क्विक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। गर्मी में क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा थोड़ा लोलक का। और याद रखिएगा इसका पूछा गया कि टाइम पीरियड जो होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है, ठीक है। याद रखना जी पे भी डिपेंड करेगा। अगर यहाँ है, ठीक है, अगर हम लोग भूमध्य रेखा पे देखें, ठीक है, तो जी का वैल्यू यहाँ ज़्यादा है कंपेयर टू आपका पोल में, ठीक है। तो ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ मैंने बताया था ना, जो स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, Gm/r² होता है, ठीक है। तो यहाँ r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो भूमध्य रेखा पे r जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, r जो होगा आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ g क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग पोल पे जाते हैं तो पोल पे क्या होगा, आपका यहाँ r जो हो जाएगा वहाँ कम हो जाएगा, और g क्या हो जाएगा, वहाँ आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद करके रखना, ठीक है, कि क्या क्या रिलेशन है, किस किस तरीके से रिलेशन है। जी का वैल्यू कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, उस हिसाब से आपका पेंडुलम का वैल्यू भी चेंज होगा। ये लोलक का जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज होगा। डायरेक्टली आपको पूछेगा कि इसका कितना होता है, आपका टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना होता है सिंपल पेंडुलम का, तो 2 सेकेंड आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको मोशन में बस इतना पढ़ना है। गति में न्यूटन का तीनों लॉ पढ़ लेना, ठीक है, पेंडुलम के बारे में पढ़ लेना। और एक चीज और पढ़ लेना, मोशन में जो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, वृत्त, जब सर्कुलर मोशन करेगा, जब वृत्त में घूमेगा कोई भी बॉडी, तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बस यही आपको, इतना ही आपको इसमें गति में पढ़ना है। उसके बाद है हीट एंड प्रेशर। तो हीट में 2-3 लॉ है जो आपको पढ़ लेना है, जैसे कि थॉमसन क्या होता है, थॉमसन जो भी मैंने आपको बताया, सीबेक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सब जितना भी इफेक्ट वाला बात है, सीबेक इफेक्ट क्या होता है, थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, ये 3 लॉ मैंने बताया था, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस आपको जो ये आपका जो हीट है और प्रेशर भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो हीट एंड प्रेशर में आपको, हीट में तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले याद रखना कन्वर्जन देख लेना कि फ़ारेनहाइट स्केल को, ठीक है, हम लोग सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं और सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो याद रखना C/5 F-32/9, ठीक है। तो ये चेंज करने का तरीका है, ठीक है। C है सेल्सियस, F है आपका फ़ारेनहाइट, तो C/5 F-32/9। तो ये कन्वर्जन स्केल याद रखना। फिर से केल्विन में कैसे करते हैं, सेल्सियस टू केल्विन कैसे करते हैं, तो ये हीट
वाला भी आपको अच्छे से पढ़ाया गया, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद प्रेशर वाला पक्का आप देख के रखना, ठीक है, कि प्रेशर जो है, ठीक है, प्रेशर जैसे कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है, इसका कैसे कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे कि हमें खाना बनाना जो होता है आपका समुद्री तल पे इजी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ खाना बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कम ताप पे क्या हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वहाँ कम होने लगता है। तो नीचे आएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। तो ये जो प्रेशर का जो ये फेनोमेना है, ये भी अच्छे से समझाया हुआ है, उसका फेनोमेना देख लेना। हीट में मैंने आपको बताया ये कन्वर्जन देख लेना, स्केल का कन्वर्जन देख लेना, प्लस आपको क्या मैंने बताया, सीबेक इफेक्ट क्या है, थॉमसन इफेक्ट क्या है, जो हीट से रिलेटेड, ठीक है, दो तीन जो फेनोमेना है वो आपको देख लेना है। कन्वर्जन स्केल देख लेना, बैरोमीटर वाला देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, प्रेशर से रिलेटेड है, प्रेशर कौन नापता है, तो बैरोमीटर नापता है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर नापता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि सडन बैरोमीटर जो है उसका जो रीडिंग में सडन फॉल आ गया, मतलब अचानक गिरावट आ गया, तो क्या होगा, तो आंधी का आसार होगा। और मान लीजिए अचानक एकदम ऊपर उठ गया तो क्या होगा, सूखा मौसम हो सकता है, ठीक है। या धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर स्काई होगा, मतलब जो मौसम जो है बहुत ही साफ होने वाला। तो ये वाला कंसेप्ट भी अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा बैरोमीटर पर। तो ये बेसिकली आपको हीट एंड प्रेशर में बस इतना ही करना है, ठीक है, ताप एंड दाब में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी जितना भी है विद्युत में आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में आपको करना है जितना भी फॉर्मूला होता है या जितना भी लो है, जैसे कि ओम्स लो क्या है, तो वी आई हो गया, ठीक है। ओम्स लो क्या है, तो वी इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है। जितना भी आपको लो, जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वी इक्वल टू आई आर हो गया, ठीक है। पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर होता है, या पावर इक्वल टू होता है आपका वी आई होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये सब आपको देख के जाना है, सब चीज़ आपको ये पढ़ाया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब 1 वोल्ट को, ठीक है, अगर हम लोग जूल और आवेश के फॉर्म में लिखे, डेट मीन जूल और कॉलम के फॉर्म में लिखे, कूलम किसका यूनिट है, याद रखिएगा ये चार्ज का यूनिट है, ठीक है। तो पूछा गया था 1 वोल्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जूल बाय 1 कूलम। अब ये मैंने कैसे लिखा 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 वोल्ट इक्वल टू लिख सकते हैं 1 जूल बाय 1 कूलम। ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमने आपको पढ़ाया था V जो होता है, वोल्ट जो होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है, और W क्या है, यह आपका वर्क डन मतलब आपका कार्य, आपने कितना कार्य किया, और Q है क्या है, यहाँ चार्ज है, यहाँ आवेश है, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी होता है। ये भी फॉर्मूला आपको लिखाया गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आप फॉर्मूला कर लेना। दूसरा, आप रेजिस्टेंस अच्छे से करना कि सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो कैसे होता है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। फिर पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है तब हम लोग कैसे निकाल, सीरीज कॉम्बिनेशन का कैसे निकालते हैं, पैरेलल, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब समांतर और श्रेणी क्रम में जब रेजिस्टेंस को सजाते हैं तो उसको निकालने बोला जाता है, तो कैसे निकालेंगे वो दूसरा आप पूरा फॉर्मूला आप पढ़ लोगे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लोगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लोगे। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि फ्यूज हो गया, फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। डायनोमो किस सिद्धांत पे काम करता है, या डायनोमो बोले चाहे जनरेटर बोले, तो आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो डायनामो और मोटर जो है दोनों फैराडे लॉ पे ही काम करता है। फिर ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। तो ये सब जितना भी इसका आपको इंडक्टेंस मतलब होता है प्रेरण, ठीक है। तो ये जितना भी है आपको कर लेना है, फ्यूज हो गया, डायनामो हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, डायनामो मतलब जनरेटर। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है बस इसका फेनोमेना देख लेना, ये सब चीज़ आपको करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक चीज़ आप देख लेना आपको इलेक्ट्रिसिटी में, वो है आपका AC और DC। AC क्या है, DC क्या है, ठीक है। AC और DC करंट जो होता है इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये चीज़ बस आपको देख लेना। तो ये हो गया आपका करंट का
सॉरी करंट मतलब आपका एसी डीसी क्या हो गया। उसके बाद आते हैं मिरर। ये आप इसको लाइट वाला चैप्टर में भी रख सकते हो। मिरर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से भर भर के क्वेश्चंस आता है। बट आप इसको पढ़ना कैसे, आप ये समझो, दर्पण एंड लेंस, दैट मीन्स दर्पण, मिरर एंड लेंस। सबसे पहले याद रखना जब भी हम लोग मिरर का बात करेंगे, ठीक है, मिरर और लेंस, ठीक है, दर्पण और लेंस, तो मिरर जो है सबसे पहला आपको याद रखना, मिरर में आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मतलब अवतल और उत्तल दर्पण, इसका आपको प्रॉपर्टी पढ़ लेना है। जैसे कि आपका जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मतलब वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। बट जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, दैट मीन्स आपका उत्तल जो आपका दर्पण होता है, वो कैसा बनाता है, वो मैक्सिमम टाइम कैसा बनाता है, तो वो बनाता है आपका वर्चुअल एंड एरेक्ट। वर्चुअल मतलब वास्तविक जो नहीं होता, और एरेक्ट मतलब सीधा। तो जो आपका कॉनकेव मिरर जो होता है, ये बनाता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एंड उल्टा। और ये जो होता है आपका जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, ये कैसा बनाता है आपका, तो ये बनाता है आपका वर्चुअल एंड एरेक्ट, ठीक है, जो अवास्तविक और आपका सीधा बनाता है। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी पढ़ लेना है। और यहाँ जो लेंस में जो सिर्फ आपको पढ़ना है, ये जो पढ़ना है बस आप पढ़ना है इसमें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, डेट मीन्स आपका उत्तल लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, बेसिकली आपको पता है हमारे आंख में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, आपको पता है माइक्रोस्कोप जो यूज करते हैं उसमें भी आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें। और एक बस ये सब के साथ और करना है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपका बीपीएससी दरोगा का फेवरेट टॉपिक रहा है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब का जो बनना होता है, मान लीजिए आप इन्फिनिटी पे रखते हो, ठीक है, और इसमें बस जो प्रतिबिंब जो फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन है, बस एक चीज आपको पढ़ना है, वो है आपको इसमें आपको पढ़ना कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। कॉनकेव मिरर में मतलब अवतल दर्पण में किस किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया था बीपीएससी में कि अवतल दर्पण पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ताकि जो उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही साइज का होगा जितना कि आपका ऑब्जेक्ट साइज का है। तो कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज इमेज फॉर्मेशन पक्का देख के जाना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन जो है आपका, बस आपको कॉनकेव मिरर का देख के जाना है, ठीक है। तो मिरर और लेंस में याद रखना, मिरर में आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इसका प्रॉपर्टी देख लेना है कि कैसा कैसा ये इमेज फॉर्म करता है, इसका यूज कहाँ होता है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, जब हमें छोटे से चीज़ में बहुत सारा चीज़ देखना होता है, बहुत एरिया को कवर करना होता है। जैसे कि आपका लुकिंग ग्लास जो होता है, जैसे गाड़ी में जो पीछे देखने वाला ग्लास होता है, उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आपका रास्ता में जो स्ट्रीट लाइट होता है, ठीक है, उसमें भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉनकेव मिरर, जैसे कि जो कोई चीज़ बड़ा दिखना है, जैसे कि हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट कैसा होता है, तो कॉनकेव मिरर का बना होता है। ये सब चीज़ आप अच्छे से देख के जाना। सर्च लाइट किससे बना होता है, तो कॉनकेव मिरर से। ये सब तो किए हो गया, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया होगा। तो ये आपको लेंस में बस इतना ही करना है। और पावर ऑफ लेंस आपको पता है, पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, तो पावर ऑफ लेंस जो निकालते हैं, पावर ऑफ जो लेंस निकालते हैं 1/f निकालते हैं। तो याद रखना पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला कैसे निकालता है, तो पावर इक्वल टू 1/f होता है, और f जो होता है हमेशा मीटर में होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, f क्या होता है, हमेशा मीटर में होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, f क्या होता है, हमेशा मीटर में होता है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। और एक बार आप ये भी देख लेना कि लेंस को अगर हम लोग पानी में डुबाएंगे, ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉनकेव लेंस को अगर पानी में डुबा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको एवन लूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हो, लूसेंट से भी एक बार क्विक कर सकते हो। बाकी जो हम बता देंगे वहाँ से देख लेना, एकदम वीडियो क्विकली आपका सब फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम, एक चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म में आप देख लेना कि क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। पहले तो मैग्नेटिज्म आप पढ़ लोगे 20 से 25 मिनट में, उसके बाद बस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेना। जैसे कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, आपका फेरो हो गया, पैरा हो गया, डाया हो गया, ठीक है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब क्या होता है, इसमें कौन सा चीज़ें आती है। जैसे अगर मैं बोलूँ फेरोमैग्नेटिक, तो इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट आएगा, तो निकल आएगा, कोबाल्ट आएगा, आयरन आएगा। तो ये वाला देख के जाना मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। और मैग्नेटिज्म थोड़ा पढ़ के जाना,
10 से 20 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है एक बार देख लेना। रडार किसने डिस्कवर किया था, दूरबीन किसने किया था, जैसे कि दूरबीन हो गया, किसने किया था आपको पता होगा, गैलीलियो ने किया था। हवाई जहाज किसने किया था पूछा था, तो राइट ब्रदर ने किया था। तो ये बस इतना ही करना है आपको। मैंने इसलिए इतना डीप एनालिसिस किया ताकि आप कोई भी टॉपिक आप खोलोगे, मान लीजिए आपने पहला ही टॉपिक खोला यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट अगर डायमेंशन अगर आपने खोला है तो आपको पता होगा कि यूनिट डायमेंशन में हमें क्या पढ़ना है, तो सिर्फ यूनिट पढ़ना है, ठीक है। फंडामेंटल 7 फंडामेंटल जो है 7 मूल मात्रक जो है उसके बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख लेना है, जेप्टो फेम्टो वाला मैंने बोला वो देख लेना है, स्केलर एंड वेक्टर देख लेना है। इसी तरीके से मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी सब्जेक्ट का भी हम बता देंगे। इस आपका फिजिक्स हो गया, उसके बाद बायोलॉजी हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी बोलो, प्लीज इतना ही करना है। अब जो मेन पोर्शन आता है कि सर इसको करना कहाँ से, पहला, ठीक है, आप कहीं भी पढ़े हो तो पढ़े हो। दूसरा, आपको अगर आप ड्रीम डोज से अगर आप जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आप ऐप पे जाओगे, ठीक है, जो दरोगा वाले बैच में है। मैं फिर से कहता हूँ, इससे जितना आपको पढ़ाया गया प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, उससे ज़्यादा कभी नहीं आया है, उतना ही आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स का एक आपका फोल्डर है, उसको जाके आप ख़त्म कीजिए, बस यही आप जाके ख़त्म कर लीजिए, आपका हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। प्लस एक चीज़ और करना है कि आपको जो एनालिसिस वीडियो दिया गया है बस उसको आप कर लीजिएगा, स्पीडी एनालिसिस, ठीक है, या PYQ का एनालिसिस। तो जो ये आपका फिजिक्स का जो एक फोल्डर बना हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, फिजिक्स का जो एक फोल्डर बना हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो एनालिसिस वीडियो दिया गया है, काफ़ी एनालिसिस वीडियो है, ठीक है, तो आप हर दिन एक वीडियो भी देखोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक 1-2 वीडियो अगर आप देखते हो, ठीक है, सोने से पहले, तो आपका पूरा का पूरा साइंस ही रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और वो एनालिसिस वीडियो 2 फोल्डर बना हुआ है, एक है स्पीडी एनालिसिस, वो वाला देख लेना, और एक दरोगा का PYQ एनालिसिस देख लेना। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जो PYQ एनालिसिस मैंने बोला है और स्पीडी एनालिसिस, ये आपका हर एक सब्जेक्ट का उसमें एनालिसिस है, और सिर्फ फिजिक्स के लिए एक अलग फोल्डर आपका बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया होगा। बाकी हम स्टेटस में क्वेश्चंस डालते रहेंगे, हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन से ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए स्टेटस में, बट एक बार बस आप पूरा वीडियो वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।